नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र विषय पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वीडियो की जो बारीकियां हैं, जो अर्थशास्त्र विषय की बारीकियां हैं, उनको यहां पे मैं समझाने का प्रयास इष्टतम जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा यहां पे। तो ध्यान से मेरे वीडियो को देखिए। आज का मेरा टॉपिक है अर्थशास्त्र तथा अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की मुख्य चुनौतियां। यानी अर्थशास्त्र का मुख्य फोकस दोस्तों किस पे होता है, यहाँ पे पहले हम जानेंगे। तो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य धरती पर मानव जीवन, यानी जो मानव जीवन है, जो हम लोगों का जीवन है, उसको बेहतर से बेहतर बनाना। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो प्राणी जो इस धरती पर रह रहे हैं, उन प्राणियों के जीवन को बेहतर बनाना और मानव जीवन में सुधार तथा जीवन स्तर में सुधार, इसका मुख्य केंद्र रहा है। अर्थशास्त्र की बात हम आपके लिए यहां पे कर रहे हैं। कोई देश या अर्थव्यवस्था उचित विधियों का उपयोग कर अपनी जनसंख्या की अधिकतम खुशहाली के लिए प्रयासरत रहता है। ठीक है, यानी कोई भी देश है या वहां की अर्थव्यवस्था है, वह अपनी जनसंख्या की अधिकतम खुशहाली की, यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अधिकतम खुशहाली के लिए जो है अर्थव्यवस्था जो है उचित विधियों का उपयोग करती है। अब इस दिशा में देखिए, पहला जो सशस्त्र प्रयास हुआ, वो प्रयास किसके द्वारा हुआ? स्कॉटलैंड के एक प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम एडम स्मिथ था, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एडम स्मिथ की क्या थी? वेल्थ ऑफ द नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोस्तों याद रख लीजिएगा, वो दार्शनिक का नाम एडम स्मिथ, और उनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। और कब उनने वो पुस्तक प्रकाशित किया, कब वो पुस्तक प्रकाशित हुई? वो है 1776 में। इस पुस्तक को शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम माना जाता है, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसका उद्गम, यानी उसका जो ओरिजिन है, सोर्स है, उसको माना जाता है। किस पुस्तक को माना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन को माना जाता है। अब इसी प्रयास में, यानी अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचाने के प्रयास के लिए ही और विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी गई। जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, सबका उद्देश्य, सबका मोटो, सब एक ही बात चाहते थे, और वह इन सबका एक ही उद्देश्य था कि उन विधियों का अध्ययन, उन प्रोसेस का अध्ययन, अनुसंधान, जिनके द्वारा मानव का जीवन बेहतर बनाया जा सके। यानी कुल मिलाके अगर हम अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको अर्थशास्त्र की जो जटिलताएं हैं उनको सरल शब्दों में आपको यहां पे बतला रहा हूं। मेरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए, तो आपको अर्थशास्त्र में काफी कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियो के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे अर्थशास्त्र की मुख्य चुनौतियां, जो मेरे टॉपिक का यहां पे नाम भी है, अर्थशास्त्र की मुख्य चुनौतियां। तो यहां पे चुनौतियों की बात करते हैं दोस्तों। अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं। यहां मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहली है वस्तुएं, दूसरी है सेवाएं यानी उनकी आपूर्ति करना। ठीक है, वस्तुओं की श्रेणी में, अब वस्तुओं की श्रेणी में क्या क्या आते हैं देखिए। सबसे पहले तो जो बेसिक हैं, आधारभूत हैं, जैसे भोजन, पानी, आवास, वस्त्र इत्यादि, ये सब क्या है? आधारभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो गैर आधारभूत हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर है, गैस है इत्यादि, ये हो सकती हैं।
ठीक है, यानी वस्तुओं की श्रेणी की बात कर रहे हैं। वस्तुओं में आधारभूत और गैर आधारभूत दोनों होती हैं, जो आपको मैंने बतला दी। आधारभूत में भोजन, आवास, वस्त्र हो गए, इत्यादि हो गए, और गैर आधारभूत में वो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, गैस, इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि जो हो गया, ये आपके गैर आधारभूत हो गए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जनसंख्या को सेवा की भी आवश्यकता होती है। जैसे सेवा में क्या आते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है आदि, ये सब सेवा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा उच्चतर सेवाएं, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो उच्चतर होती हैं, जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग है, बीमा है, या वायु परिवहन हो गया, ठीक है, वायु परिवहन है, टेलीफोन है, इंटरनेट है इत्यादि, ये सब क्या हो सकती हैं, ये जो है उच्चतर सेवाओं के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। कोई अर्थव्यवस्था, यहां पे ध्यान से देखिए, सुनिए, कि कोई अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होती है, जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, उसकी वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा व प्रकार दोनों बढ़ते जाते हैं। क्या होता है, जैसे विकास, अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होता है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा और प्रकार दोनों बढ़ते जाते हैं, यानी दोनों में बढ़ोतरी होती रहती है। अब आगे देखिए, सीमित संसाधनों का इष्टतम उपयोग, यानी ऑप्टिमम यूज, किनका, सीमित संसाधनों। जरूरी नहीं है कि संसाधनों की भरमार हो सकती है, हर जगह संसाधनों की भरमार नहीं होती, क्योंकि पूरे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो संसाधनों का जो वितरण है अनइवन है, हर जगह एक समान संसाधन नहीं होते। यानी कम से कम, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस की बात हम यहां पे कर रहे हैं, कि उसका यूज, इष्टतम उपयोग कर जो समसामयिक जरूरतों को पूरा करना, जो भी समसामयिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना हर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य रहा है। यानी हर अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है जरूरतों को, जो समसामयिक जरूरतें होती हैं उनको पूरा करना। इस चुनौती के यहां पर दो आयाम हैं, इस चुनौती के दो आयाम की बात यहां पे कर रहे हैं। तो पहला है अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन के द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी उस समय की जनसंख्या को आवश्यकता होती है। यानी अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन के द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, यानी रिसोर्सेस का यूज करके सर्विसेज एंड जो है आपके गुड्स का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन किसके लिए होता है, उस समय की जनसंख्या के लिए होता है, और उस जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार होता है। उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त निवेश, यानी इनपुट भी देना है, निवेश की आवश्यकता भी यहां पे होती है। अब यह निवेश क्या है दोस्तों, निवेश क्या चीज है, यानी निवेश जो होता है कैसे कराया जा सकता है, कौन निवेश करेगा, कौन इनपुट देगा, ठीक है। अब निवेश के लिए जो है सरकार आगे आ सकती है, निजी क्षेत्र हो सकता है निवेश कर सकता है, या फिर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके संयुक्त उपक्रम करके निवेश कर सकते हैं, ठीक है, यानी निवेश जुटाया जा सकता है। दूसरी चुनौती देखिए वितरण की है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी उत्पादित वस्तुएं जनसंख्या तक किस प्रणाली द्वारा पहुंचाई जाए, यानी किस प्रोसेस द्वारा या कौन सी वो विधि है जिसके द्वारा जनसंख्या को वितरण किया जाए, वितरण जो वस्तुएं हैं वह पहुंचाई जाए। तो यहां पे हम आपको वितरण के 3 मॉडल यहां पे आपको बतलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 3 मॉडल हैं, पहला मॉडल सरकारी वितरण, दूसरा मॉडल बाजार वितरण, और तीसरा जो मॉडल है वो है मिश्रित वितरण प्रणालियां, यानी पहला सरकार के द्वारा सरकारी वितरण, बाजार वितरण और मिश्रित वितरण प्रणालियां। आप देखिए यहां पे आगे
जो सरकारी वितरण में क्या होता है कि सभी जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका वितरण सरकार के हाथ में होता है, और सरकार के हाथ में तो होता है जो बाजार मूल्य पर नहीं होता है दोस्तों, और जो सब्सिडाइज्ड होता है, यानी जो सब्सिडी के साथ मिलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी वितरण होता है, जैसे पीडीएस प्रणाली है, तो वह पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत जो राशन मिलता है वह हमें सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है। आगे देखिए बाजार वितरण प्रणाली, और जो बाजार वितरण प्रणाली होती है दोस्तों वो साधारणतः मांग आपूर्ति और मूल्य पद्धति पर आधारित होती है। ठीक है, किस पे आधारित होती है? मांग आपूर्ति, मांग और पूर्ति भी कह सकते हो, मूल्य पद्धति पे। ठीक है, और अगला है मिश्रित वितरण प्रणाली। यह दोनों का यानी सरकारी और बाजार दोनों का ही क्या है, एक मिश्रित रूप है, और जितने भी विकासशील देश हैं दोस्तों वहां पर मिश्रित वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सरकारी या मिश्रित वितरण प्रणालियों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बाजार वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने संबंधित आर्थिक सुधार प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के वर्तमान युग में बाजार सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मार्केट रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मार्केट रिफॉर्म जो है वैश्वीकरण में बिल्कुल जायज है, और वैश्वीकरण के युग में बाजार रिफॉर्म की बात हमेशा की जाती है। तो यहां पे दोबारा से हम आपको बता दें, सरकारी या मिश्रित वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली जो वस्तुएं और सेवाएं हैं को जो है बाजार वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाने का अगर उनको लाना है तो इसका मतलब क्या है, आर्थिक सुधार प्रक्रिया की जो हम यहां पे बात कर रहे हैं। और जो ये वैश्वीकरण का युग है वह इसकी मांग है, यानी इसकी मांग करता है, यानी वर्तमान युग में बाजार सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। दोस्तों धन्यवाद।